हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ड। आज हम इस वीडियो में बी फार्मा थर्ड सेम के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 2 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने यूनिट 1 सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को कंप्लीट कर लिया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट 2 का सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसकी कुछ टॉपिक्स हैं। स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट क्या है, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर, गैसेस, एरोसॉल्स, इनहेलर्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल, ग्लासी स्टेट, सॉलिड क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके बाद है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये यूनिट जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। जो टॉपिक हैं आपके 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना है स्टेट ऑफ मैटर। तो ये मैटर क्या है, यानी कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एवरीथिंग इन नेचर दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि नेचर में प्रेजेंट प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक वह चीज़ जिसमें मास है यानी कि द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है, उसे हम कह सकते हैं मैटर। वो आपका मैटर कहलाता है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ 3 स्टेट, यानी कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव एंड गैस। जो आपका मैटर है वो आपका द्रव्य कहलाता है और जो लिक्विड है वो आपका द्रव होता है हिंदी में। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। तो जो है आपकी स्टेट ऑफ मैटर है, हम कैसे बताएंगे कौन स्टेट जो है आपकी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है। तो ये उसके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल उस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी से हमें पता चलता है कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस में है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द एनर्जी इट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जो उसकी मोशन के कारण, गति के कारण पार्टिकल की जो उसमें एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, जिससे हम पता लगाते हैं कि वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैस में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड के बारे में। पहले इन अ सॉलिड द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड हैव वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो सॉलिड में है वो आपके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। ये आपका सॉलिड का केस है। दिस मीन दैट द पार्टिकल इन अ सॉलिड कैन नॉट मूव अराउंड वेरी मच, यानी कि जो सॉलिड में पार्टिकल जब आपके एक मूव नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति नहीं कर सकते हैं, तभी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन सॉलिड के केस में जो आपके पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी कम होती है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि जो उनका शेप और वॉल्यूम होता है डेफिनेट होता है, यानी कि निश्चित होता है। इसके बाद बात करें हम लिक्विड की। इन लिक्विड द पार्टिकल आर स्टिल क्लोज टुगेदर, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं आपके वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, बट दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन दे डू इन सॉलिड, यानी कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल इन अ लिक्विड कैन मूव अराउंड ईच अदर, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड के वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। बट दे आर स्टिल हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, बहुत कम मात्रा में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता है। दे टेक ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन, यानी कि उन्हें जिस कंटेनर में रखे उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें वाटर, ये आपका लिक्विड फेज में है, यदि आप किसी ग्लास में रखते हैं तो पूरे ग्लास के ऊपर तक आ जाएगा। जैसे 100 ml का ग्लास है, उसमें 100 ml वाटर डाला तो पूरा ऊपर तक। लेकिन यदि कोई बाउल है बड़ा सा, वो जो 500 ml का है, अगर उसमें हम उस पानी को डालें तो वो 100 ml बाउल के आकार से ही उसमें फैल जाएगा। यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि दे टेक ऑन द शेप और कंटेनर दे आर इन, यानी कि जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाए वह उसी का ही आकार ले लेता है। अब तीसरी बात करें गैस की। इन द गैस द पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से गति करते रहते हैं और काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण ही होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। दिस मीन द पार्टिकल इन अ गैस मूव अराउंड वेरी क्विकली एंड कैन ईजिली मूव पास्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे
से दूर दूर होते हैं और वो मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ तेज़ी से गति करते रहते हैं। गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम और शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। दे एक्सपैंड टू फिल द कंटेनर दे आर इन, यानी कि उन्हें किसी भी कंटेनर में रख दिया जाए वो पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। तो ये आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ये हम पेज हमने पढ़ी हुई है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं। सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में और सॉलिड को लिक्विड में। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहली बात है आपकी मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड टू अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड स्टेट से हम किसी भी स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका कहलाता है मेल्टिंग। अब ये होता कैसे है? दिस हैपेंस व्हेन हीट इज एडेड टू द सॉलिड, यानी कि किसी सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसमें जो हीट बढ़ जाती है तो इसके कारण वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉजिंग द पार्टिकल टू वाइब्रेट मोर एंड मूव फर्दर अपार्ट, यानी कि जो उसके पार्टिकल होते हैं फिर मूव करने लगते हैं आपस में, तो इस कारण वह लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल थोड़ा मूव तो करती हैं क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होती है। जब हम उसमें हीट ऐड करा हमने सॉलिड में तो उसके जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट मोर एंड मूव फर्दर अपार्ट और मूव करने लगते हैं और जिसके कारण वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विद द सॉलिड मेल्ट, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं मेल्ट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उसे हम कहते हैं। फ्रीजिंग की बात करें, फ्रीजिंग इज द चेंज ऑफ अ लिक्विड टू अ सॉलिड। अब यदि लिक्विड स्टेट से हम सॉलिड में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने हीट अभी दी थी सॉलिड को, हम यदि उसको रिमूव कर दें, यानी कि ये रेफ्रिजरेटर की बात है, तो लिक्विड को यदि हम हीट रिमूव कर दें यानी कि उसको ठंडा करें तो वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जो पार्टिकल हैं आपके वो स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर, यानी कि जो आपके पार्टिकल है वो आपके स्लो मूव करने लगेंगे। यानी क्योंकि सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। तो causing the particle to slow down and move closer together. The freezing point is the temperature at which the liquid freeze, यानी कि जो जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड आपका फ्रीज हो जाता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तीसरे में है आपका वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि जब लिक्विड से कोई गैस में कन्वर्ट हो जाता है स्टेट ऑफ मैटर तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। दिस हैपेंस व्हेन हीट इज एडेड टू द लिक्विड, यानी कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करेंगे उसमें हीट उसको प्रदान करेंगे। कॉजिंग द पार्टिकल टू वाइब्रेट मोर एंड मूव फर्दर अपार्ट, यानी कि देखिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा मूव करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हमने पढ़ा है कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो लिक्विड से ज़्यादा होती है और उसके पार्टिकल भी एक दूसरे के साथ क्लोजली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, यानी कि वो मूव करते रहते हैं। तो जब हम उसमें हीट ऐड करेंगे लिक्विड में तो वो आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, वो आपके जो है मूव करते रहेंगे अंटिल दे एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, जब तक कि वो लिक्विड सरफेस को छोड़ न दे। द बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विद द लिक्विड वेपराइज, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टेम्परेचर होगा जिसपे आपका लिक्विड वेपराइज यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है आपका कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द गैस टू द लिक्विड। अब यहाँ पे गैस से लिक्विड की बात कर रहे हैं। दिस हैपेंस व्हेन हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, यानी कि आप जो हीट आपने दी है लिक्विड को, अब जब आपको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको वो हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो उसमें होगा क्या? पार्टिकल टू स्लो डाउन, पार्टिकल जो है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस से थोड़ा कम होती है लिक्विड की, तो जो आपकी पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा कम मूव करेंगे। slow down and move closer together. The condensation point is the temperature at which the gas condenses, यानी कि जो कंडेंसेशन पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे गैस आपकी कंडेंसेस होती है यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये आपने जैसे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अमोनिया प्रिपरेशन आप करते थे अमोनिया का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो वेपर आपकी अमोनिया की बनती थी कंडेंसर में कलेक्ट होती थी, तो उसको जब आपको देर के लिए रख देते थे यानी कि जो उसकी हीट थी वो धीरे धीरे रिमूव होती थी तो वो अपने आप जो है कंडेंस होकर बीकर में कलेक्ट हो जाती थी। तो ये वही कंडेंसेशन है। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू द गैस, यानी कि जो सॉलिड का मैटर का जो स्टेट है सॉलिड वो जो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो ये आपका कहलाता है सब्लिमेशन। इसमें होता क्या है? सिंपली दिस हैपेंस व्हेन हीट इज एडेड टू द सॉलिड, यानी कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को तो वो आपकी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉजिंग द पार्टिकल टू वाइब्रेट सो मच दैट दे एस्केप फ्रॉम द सॉलिड सरफेस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, यानी कि जो आपके पार्टिकल हैं वो अत्यधिक मात्रा में मूव करते हैं और लिक्विड फेज जो आपको मतलब सॉलिड से पहले लिक्विड में आना चाहिए उसको एस्केप कर देते हैं। द सब्लिमेशन पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विद द सॉलिड सब्लिमाइड, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं। अब बात आती है डिपोजिशन की। डिपोजिशन, अब इसमें हमने देखा सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया,
और लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। अब इसमें एक बचा, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली टू द सॉलिड। जब आप गैस से डायरेक्टली आपका जो सॉलिड बनेगा उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। दिस हैपेंस व्हेन हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, यानी कि गैस जो जिसमें हीट है उसको हम रिमूव करेंगे तो वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉजिंग द पार्टिकल टू स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर अंटिल दे फॉर्म अ सॉलिड। अब आप समझिए, गैस से यदि सॉलिड बनेगा तो पार्टिकल जो होते हैं उसमें क्या होगा, सॉलिड में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, गैस में ज़्यादा होती है। तो जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो दूर दूर होंगे वो आपके एकदम पास आ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्लोजर कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, तभी तो आपका जो सॉलिड फॉर्म में आ पाएगा वो, कॉजिंग द पार्टिकल टू स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर अंटिल दे फॉर्म अ सॉलिड। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो आपके चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर थे कुछ। इसके बाद हम देखेंगे लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट is the heat absorbed or released by a substance during a change of state such as from a solid to liquid and from a liquid to gas। यानी कि लेटेंट हीट को समझे हम तो जैसे हमने किसी भी सपोज कीजिए एग्जांपल में हमने लिक्विड ले लिया, लिक्विड को हमने गर्म किया। अब लिक्विड को जब हम पता है गर्म करते हैं तो वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कैसे कन्वर्ट होता है, एकदम से तो कन्वर्ट हो नहीं जाता। पहले सपोज करिए वो आपका गर्म हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस वो आपका गर्म हो गया। इसके बाद में अब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बाद वो आपका गर्म होना बंद हो जाता है, लेकिन हम उसे हीट बराबर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो वो जो हीट होती है जो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है टू कन्वर्ट अ स्टेट ऑफ मैटर टू द अनदर स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो आपकी हीट लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। 100 डिग्री तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया लिक्विड का, लेकिन जो हीट हम एक्स्ट्रा उसको दे रहे हैं जिसके कारण उसका फेज चेंज होता जा रहा है, यानी कि लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होती जा रही है, वो आपकी कहलाती है लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन हिडन एंड दिस इज बिकॉज द हीट इज नॉट एपरेंट इन द चेंज इन टेम्परेचर द सब्सटेंस ड्यूरिंग द फेज चेंज, यानी कि जो आपका फेज चेंज होता है ये वो वाली हीट है जो आपको फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये आपकी कहलाती है लेटेंट हीट। इसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर क्या है। The pressure of vapor in contact with its solid or on liquid form when both is equal or gas in equilibrium, that time the pressure exerted by vapor on the surface is called the vapor pressure। तो जैसे हमने किसी लिक्विड को ही ले लो, लिक्विड को हमने गर्म किया, सपोज करिए उसमें एक लिड लगा हुआ है, उसको किसी ढक्कन से हमने ढक दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, वो लिक्विड गर्म होगा, फिर इसके बाद उसका वेपर बनना स्टार्ट होगा। वेपर आपका धीरे धीरे बनेगा और जो लिड के सरफेस पे पहुंचने लगेगा वेपर। लेकिन इसमें इसके साथ साथ जो आपका वेपराइजेशन हो रहा है, इसी के साथ साथ आपका कंडेंसेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर जो है वो धीरे धीरे आके वापस लिक्विड में भी तो मिलेंगे, तो जो आपका रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा और जो आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा वो आपका दोनों साथ में चलेगा। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे उस टाइम पे जो आपकी वेपर बनी हुई है बीकर के अंदर, वो आपका जो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है जो आपकी लिक्विड की सरफेस पे, तो इसी को हम कह देते हैं वेपर प्रेशर। तो ये आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सरफेस एरिया। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दोज लिक्विड इन विद द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक सो हाई वेपर प्रेशर, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया की बात करें, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा, वेपर को प्रेशर लगाने के लिए उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वेपर। तो इस प्रकार से। अब इसके बाद हम देखें सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो सब्लिमेशन देखें। सब्लिमेशन अभी हमने पढ़ा, सॉलिड state directly converted in the gas is called sublimation. The change of state directly from the solid to gas without changing into the liquid stage is called sublimation. Sublimation is an endothermic phase transition of solid matter, यानी कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विद द सब्सटेंस कैन सब्लाइम, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दें यदि, तो वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। तो वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे सब्सटेंस है किसी एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, किसी पॉइंट पे सब्सटेंस है और इसके आगे यदि हम उस सब्सटेंस की टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो वो आपका तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसे हम कह सकते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिपल पॉइंट विच इज टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल थ्री फेजेज ऑफ अ सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि अब ट्रिपल पॉइंट की बात करें, ये थोड़ा डिफरेंट है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट से। कैसे? क्योंकि जो इसका टेम्परेचर प्रेशर होता है वो इसका लो इनफ होता है, तो और इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ट्रिपल पॉइंट में। जो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म होगा वो तीनों एक साथ आपका एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट आपका होगा ट्रिपल पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल
78.5 डिग्री सेल्सियस माइनस इज़ द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ड्राई आइस। तो ये हम डायग्राम में देखेंगे कि जो आप देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ है। लेकिन यदि यहाँ पे हम इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर में कोई बदलाव करते हैं तो ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी हो सकता है। तो ये आपका कहलाएगा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा आपका, ठीक है। तो इसके आगे अब हम देखें यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है। यूटेक्टिक मिक्सचर समझना है तो यूटेक्टिक मिक्सचर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपली टर्म में पहले आपको बताऊँ, जैसे दो सब्सटेंस हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करिए अलग अलग है दोनों का, लेकिन जब दोनों साथ में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों मेल्ट कर जाते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर से। यानी कि उसका यदि मेल्टिंग पॉइंट 60 है तो वो जो है आपका मेल्ट कर जाएगा 25 में, और यदि किसी दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट 50 है वो आपका भी कर जाएगा मेल्ट 25 या 20 में। तो ये आपका कहलाता है यूटेक्टिक मिक्सचर, जो कि आपका मेल्ट कर जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो यानी कि नीचे। द यूटेक्टिक मिक्सचर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट मेल्ट्स और सॉलिफाई एट अ सिंगल टेम्परेचर लोअर देन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इतने कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट करेगा जो कि दोनों जो कंपोनेंट दोनों सब्सटेंस जो हमने लिए हुए हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही रहेगा। द लोएस्ट पॉसिबल मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल द मिक्सिंग रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द यूटेक्टिक टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे वो दोनों मेल्ट कर जाते हैं साथ में आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो आपका कहलाता है यूटेक्टिक टेम्परेचर। द टर्म यूटेक्टिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू मीनिंग गुड एंड टेक्टिक मीन मेल्टिंग। यानी कि ये आपका किससे ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ बोथ सब्सटेंस एट विच सॉलिड मिक्सचर गेट लिक्विफाइड इज कॉल्ड द यूटेक्टिक पॉइंट। यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों की जो परसेंट कंपोजिशन है वो आपका सॉलिड मिक्सचर गेट लिक्विफाइड, यानी कि जो आपका सॉलिड में था वो किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट यानी कि कॉमन टेम्परेचर की दोनों जैसे ए और बी हैं सपोज करिए, तो किसी भी टेम्परेचर पे वो आपकी जो उनकी परसेंट कंपोजिशन होगी जिससे वो लिक्विफाइड स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, वो आपका पॉइंट कहलाएगा यूटेक्टिक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फोर और फिनॉल, ये आपके एग्जाम्पल थे। इसको हम डायग्राम में देखें, जो टेम्परेचर ए बी की बात कर रहा है या ए और बी, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, कुछ सर्टेन है, लेकिन दोनों अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे ही एक पॉइंट पे लिक्विफाइड हो जाते हैं, जैसे हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, और इस मिक्सचर को हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं गैसेस। गैसेस के बारे में सिंपल अभी पढ़ के आए हैं गैसेस के बारे में। गैसेस आर द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, यानी कि उनका शेप और वॉल्यूम कुछ भी निश्चित नहीं होता है। किसी भी इनको कंटेनर में रखो तो ये पूरे कंटेनर में फैल जाएंगी। किसी एक रूम में यदि आप कोई गैस थोड़ी सी निकाल दो तो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो कोई फिक्स्ड इनका शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर फार अपार्ट, यानी कि जो उनके पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, फास्ट मूव करते हैं, एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन एनी पार्टिकुलर वे, और ऐसा भी नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर वे में यहाँ वहाँ करते रहते हैं। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड हैव वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज, यानी कि कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा होती हैं और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज। दे हैव अ लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर, उनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड सच एज सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये है आपका गैसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एरोसॉल्स क्या होते हैं। एरोसॉल्स ये की प्रिपरेशन है। एरोसॉल्स आर द सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैस, यानी कि जैसे कोई हमारे पास ड्रग है सॉलिड फॉर्म में, तो हमने या तो उसको लिक्विड में या गैस में उसको सस्पेंड करके एक बना लिया हमने, या तो लिक्विड का बना लेंगे या तो गैस का बना लेंगे। फिर हम उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी लिक्विड को हम हाई प्रेशर करते हैं तो वो आपका जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें पता है। तो इसके बाद जब हमने जो तैयार किया प्रिपरेशन या तो लिक्विड का या गैस का, जिसमें कि समझ लीजिए हमने लिक्विड का किया है, सस्पेंशन तैयार किया हमने जिसमें आपका सॉलिड पार्टिकल ट्रिक का है, और उसे किसी लिक्विड के साथ हमने तैयार किया है। तो अब हम जब उसको हाई प्रेशर के साथ उसमें भर देंगे तो आपको पता है कि वो आपको गैस फॉर्म में भर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड की यदि हम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर तो वो आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने उसको कंटेनर में भर दिया, और इसके बाद में जब हमें उसे यूज करना होता है तो हम उसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं, तो जो आपका ड्रग होती है वो आपकी गैस फॉर्म में निकल आती है। तो ये आपका एरोसॉल्स के मैकेनिज्म में था। तो और एरोसॉल होता क्या है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इनहेलर्स क्या होते हैं। एन इनहेलर इज अ डिवाइस दैट डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द लंग्स, यानी कि इनहेलर जो हैं वो आपका मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली आपको लंग्स में।
लंग्स यानी कि जो लंग्स की डिसीजेज होती हैं उसमें ये रिलीव करते हैं, मेनली वर्क ये उसी डिसीज़ में करते हैं जो लंग्स से रिलेटेड होती है। द मेडिकेशन इज मिस्ट और स्प्रे दैट द पर्सन ब्रीथ इन, यानी कि जो मेडिकेशन होती है वो आपकी एक स्प्रे के फॉर्म में पर्सन की ब्रीथ के साथ ही उसके अंदर पहुंच जाती है। इनहेलर आर आल्सो नोन एज पफर, पम्प्स एंड एलर्जी स्प्रे, ये और नामों से भी जाना जाता है, पफर, पम्प्स एंड एलर्जी स्प्रे के नाम से भी इसे जानते हैं। इनहेलर आर पोर्टेबल एंड हैंड हेल्ड, यानी कि ये पोर्टेबल हैं और हैंड हेल्ड हैं। दे कैन हेल्प पीपल विद अस्थमा और बैड कोल्ड ब्रीथ मोर इजली, यानी कि जो अस्थमा जो कि आपकी लंग डिसीज है और बैड कोल्ड ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत है कोल्ड के कारण, तो वो आपको इसमें इजीली वर्क करते हैं आपके इनहेलर। द मेडिकेशन वर्क क्विकली टू ओपन द नैरो एयरवे, और जो आपकी मेडिकेशन जब डायरेक्ट लंग में पहुंच जाएगी तो जैसे एग्जाम्पल आपका अस्थमा पंप ले लें, तो अगर डायरेक्ट लंग में पहुंच रही है तो वो आपका सीधे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को कम कर देगी और आपको अस्थमा से रिलीफ दे देगी। तो ये आपका इनहेलर हो गया। इनहेलर 3 प्रकार का ही होता है, मेटल डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर और सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। तो इसमें प्रोपेलेंट की नीड होती है, जो आपका मेटल डोज होता है उसमें आपका प्रोपेलेंट की नीड होती है, और ड्राई पाउडर इनहेलर में प्रोपेलेंट की नीड नहीं होती है। सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर में क्या होता है आपका कि एक मॉलिक्यूल्स में आपका मेडिकेशन भरा हुआ होता है। तो ये इनहेलर के टाइप होते हैं 3। इस प्रकार से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, इससे पहले हम समझेंगे ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता, आपने सुना होगा। ह्यूमिडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि एयर में कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है वो आपको कहलाएगा ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी डिफाइन है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट एयर विच होल्ड द वाटर एट द दैट टेम्परेचर, यानी कि एक आपका रेशियो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस किस का, यानी कि कोई समझिए एयर की एक ड्रॉपलेट है, उसमें आपका वेपर यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट है, अपॉन एक आपकी एयर की ड्रॉपलेट है उसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है वाटर वेपर, ये आपका दोनों का रेशियो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझे आप? यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वाटर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर में बी होल्ड इन सैचुरेटेड एयर मैक्सिमम, ये आपका कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस आर बाइनरी सिस्टम, यानी कि मिक्सचर होते हैं दैट हैव को एग्जिस्टेंस बिटवीन द 2 फेजेज, यानी कि 2 फेजों के बीच को एग्जिस्टेंस में होते हैं, वो आपके कहलाते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। जैसे सॉलिड और लिक्विड सस्पेंशन, ये आपका लिक्विड कॉम्प्लेक्स है। लिक्विड एंड लिक्विड इमल्सन, सॉलिड गैस ग्रैन्युलर, लिक्विड गैस फोम, ये आपका जो है लिक्विड कॉम्प्लेक्स है। दे एग्जिबिट अनयूजुअल मैकेनिज्म रिस्पॉन्स टू अप्लाई स्ट्रेस और स्ट्रेन ड्यू टू द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, जो इनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, यानी कि समझिए सॉलिड और लिक्विड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखेंगे तो कुछ खास अंतर होता नहीं, बस थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का अंतर होता है, तो इसके कारण ये आपके लिक्विड कॉम्प्लेक्स में ये आ जाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? दे हैव लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग रोड लाइक होते हैं, यानी कि दे डू नॉट मेल्ट टू गिव द लिक्विड सब्सटेंस, दे डू नॉट मेल्ट टू गिव द लिक्विड सब्सटेंस, यानी कि जो आपके इनको मेल्ट करें तो ये लिक्विड सब्सटेंस नहीं देते हैं डायरेक्टली। जैसे किसी सॉलिड को हमने गर्म किया तो वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, इसकी एक इंटरमीडिएट फेज होती है, वो कहलाती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल। दे पास थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। ये वही है, जैसे हमने किसी सॉलिड को गर्म किया तो वो आपका डायरेक्टली लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, यानी कि उसकी एक इंटरमीडिएट फेज होती है जो आपकी कहलाती है लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है। अब गिलासी स्टेट की बात करें, ए गिलासी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि गिलासी स्टेट जो है आपकी वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, यानी सॉलिड और लिक्विड की। ग्लास इज एन ट्रांसपेरेंट ब्रिटल डज नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड हैव सॉलिड अपीयरेंस, यानी कि इसका अपीयरेंस सॉलिड होता है। जैसे हमने किसी भी लिक्विड को हमने फ्रीज किया, ठीक है, तो फ्रीज करने के बाद में आपका जो लिक्विड है वो आपका ठंडा, मतलब उसका टेम्परेचर हम रिमूव करेंगे तभी तो वो फ्रीज होगा, तो इसके बाद वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लासी स्टेट में, तो जो स्टेट वो होती है ग्लासी स्टेट कहलाती है। तो इसमें टोटली क्या है कि हीट हम रिमूव करते हैं, जैसे आपकी कांच की प्रिपरेशन है वो आपका ग्लासी स्टेट ही है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ आयन एटम एंड मॉलिक्यूल विच आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशन एंड क्लोजली पैक्ड, यानी कि एक दूसरे के साथ जो उसके पार्टिकल होते हैं सॉलिड के क्लोजली पैक्ड होते हैं। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन सॉलिड आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन द लिक्विड, हेंस सॉलिड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिफाइंड डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, मास एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डेफिनेट होते हैं, यानी कि शेप, वॉल्यूम, मास एंड मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन।
दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इसमें क्या अंतर होता है? क्रिस्टलाइन में क्या होता है आपका जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और एमॉर्फस में क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट होती है आपकी मॉलिक्यूल्स की। डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस ये आ जाता है 2 नंबर के हिसाब से। तो क्रिस्टलाइन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न होता है वो डेफिनेट होता है। और जो आपका एमॉर्फस की बात करें, द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉन अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न उनका होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। यानी कि उसमें मॉलिक्यूल एक निश्चित तरीके से क्रिस्टलाइन में होंगे आपके, एक वे में होंगे। और इसमें क्या होता है हमारे पास में कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल, कितने भी साइज का मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शेप, मेल्टिंग, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और बॉइलिंग पॉइंट वो शार्प होता है। एमॉर्फस सॉलिड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, आसानी से मेल्ट करेंगे मेल्ट हो जाएगा। और यदि जो क्रिस्टलाइन है उसको हम जब मेल्ट करेंगे, जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल को उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमॉर्फस का कम होता है। इट इज अ पार्शली इनकम्प्रेसिबल और इट इज पार्शली कंप्रेसिबल, यानी कि कंप्रेसिबल मतलब कि टू कंप्रेसिबल के कंप्रेसिबिलिटी क्या है? टू इंक्रीज द प्रेशर द चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो पार्शली इनकम्प्रेसिबल है, इनको नहीं कर सकते हैं। इट इज पार्शली कंप्रेसिबल है, यानी कि इनको हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं। हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, मेन फंडा वही है, रेगुलर अरेंजमेंट है, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। किसी दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में इसको लाने के लिए इसमें लेस एनर्जी लगेगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि जो इनका रेंज ऑर्डर जो होता है, यानी कि जो अरेंजमेंट होती है वो एक लॉन्ग टर्म में होती है। इनकी शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, क्योंकि रेगुलर है। एटम्स आर अरेंज इन रेगुलर 3 डायमेंशन, ये 3D में भी होते हैं। दे आर नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि 3D में नहीं होते, सिर्फ 2D ही होते हैं ये। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, और एमॉर्फस की बात करें तो सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये 2 नंबर के हिसाब से पूछ लिया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म की हम समझे तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू क्रिस्टलाइन इनटू मोर देन वन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन की वो एबिलिटी की, यानी कि वो मोर देन वन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो कर सके, वो आपको कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। द टर्म पॉलीमॉर्फ मीन द सब्सटेंस हैव सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो सेम रहेगा बट हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। सब्सटेंस इन 2 डिफरेंट फॉर्म इज नोन एज डाइमॉर्फिक, वाइल इन 3 डिफरेंट फॉर्म इज नोन एज ट्राइमॉर्फिक, यानी कि जो आपका 2 डिफरेंट फॉर्म में होगा यदि तो वो डाइमॉर्फिक कहलाएगा, यदि 3 डिफरेंट फॉर्म में होगा वो आपका ट्राइमॉर्फिक कहलाएगा। पॉलीमॉर्फ आर केमिकली सेम बट आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन जो आपका वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है उसकी वो डिफरेंट होगी। द डिफरेंट फ्रॉम हैव डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी जो आपकी डिफरेंट होगी, जो आपके उसके मोर देन वन फॉर्म होंगे आपके क्रिस्टल के, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली बात फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सॉल्वेशन, डिसोल्यूशन, ये होती है जो, तो इनको जब डिफाइन करते हैं तो विच डिफाइन द केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि जो आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जब वो आपके केमिकल रिएक्टिविटी को डिफाइन करने लगे तो वो आपकी कहलाती हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हमको पढ़ना है ड्रग मॉलिक्यूल में, ये कुछ पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन एनी 2 मीडियम, यानी कि 2 मीडियम है उनमें अलग अलग लाइट का स्पीड का रेशियो क्या है वो आपका कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c अपॉन v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एम्प्टी स्पेस एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंसिडेंट रे है आपकी और एक है रिफ्रैक्टिव रे, यानी कि ऊपर आपका वैक्यूम है और मीडियम यानी किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जो हम जो स्पीड जो है उनका रेशियो है, यानी कि जो वैक्यूम वाला पार्ट है उसमें इस लाइट की स्पीड क्या है और जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है, इन दोनों का रेशियो ही आपका कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करना है किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द
शुगर कंटेंट, यानी कि हम यदि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्ञात कर लेंगे तो हम उसके शुगर कंटेंट यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। इट कैन बी आल्सो डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इट इज यूज टू कैलकुलेट द फोकसिंग पावर ऑफ लेंस, यानी कि जो लेंस की फोकसिंग पावर होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, एंड द डिस्प्रेसिव पावर ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म की जो प्रॉपर्टी है डिस्प्रेशन की उसको भी हम इसमें डिटरमाइन करते हैं थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज अप्लाइड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोलियम मिक्सचर, यानी कि जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है हम हाइड्रोकार्बन की और पेट्रोलियम मिक्सचर की एस्टिमेट करते हैं थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगली बात करें ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन को हम समझेंगे व्हेन वी पास लाइट थ्रू एनी मीडियम इट लाइट टर्न्स और रोटेट देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि हमने किसी मीडियम से लाइट को एंटर किया, यदि लाइट अपना रास्ता बदल देती है यानी कि टर्न हो जाती है रोटेट कर जाती है तो यानी वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। इफ लाइट नॉट रोटेट देन मीडियम इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि जो आपका कंपाउंड है और जो मीडियम है जिससे होकर लाइट गुजरी है वो आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यदि रोटेशन आपका क्लॉकवाइज करती है, जैसे हमने सैम्पल सॉल्यूशन आप देख रहे हैं हमने लाइट सोर्स से इसमें रेज आपकी इंटर कराई, तो यदि वो रोटेट करती है क्लॉकवाइज तो वो आपकी हो जाएगी टेक्सटो रोटेटरी प्लस साइन, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो लीव रोटेटरी हो जाएगी, और यदि वो सीधे निकल जाती है तो वो इनएक्टिव होगी, और यदि ये दोनों केस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के होते हैं तो यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि जो सैंपल सॉल्यूशन है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन होता है। एप्लीकेशन की बात करें, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड, यानी कि सब्सटेंस की प्योरिटी के बारे में हम डिटरमाइन करते हैं। द कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोट्रोपिक मटेरियल, यानी कि एनिसोट्रोपिक जो मटेरियल होते हैं क्या होते हैं एनिसोट्रोपिक, यानी कि एनिसोट्रोपिक को हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है इन द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मटेरियल वो हमारे कहलाते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो आपकी इज यूज्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोट्रोपिक मटेरियल। तो जो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू हम जान सकते हैं। पोलैरिमेट्री इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो आपको पोलैरिमेट्री है वो आपकी यूज हो जाती है। पोलैरिमेट्री हम इसी ऑप्टिकल रोटेशन से ही बता सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें अब ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सबसे पहले परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी है आपका कि मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर द अपोजिट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके कोई दो मटेरियल दो मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यदि हमें किसी एक की ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो जिससे हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के बारे में जान सकें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपकी कहलाती है परमिटिविटी। तो इट इज द रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस हो गया एप्सिलॉन, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये आपका कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आर यूज टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब कैपेसिटर क्या होता है, जो कैपेसिटर मतलब आपका जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आपका कहलाता है कैपेसिटर। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चर में। दे आर यूज्ड इन द मेजरिंग द हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रेसेस जो होते हैं आपके प्रिंट वाले उनको जो है मेजर करता है। अब आता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट आपने देखा होगा, जैसे कोई सब्सटेंस है हम उसकी पोलैरिटी के बारे में बताते हैं कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, वो हम किस थ्रू बताते हैं, डाइपोल मोमेंट के थ्रू बताते हैं। डाइपोल मोमेंट आपका अगेंस्ट दो चार्ज होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम ले लें वाटर के जो H होता है और O होता है, H2O होता है ना वाटर, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है तो उसके बीच में जो डाइपोल मोमेंट होता है तो हम बताते हैं पोलर है कि नहीं है। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चेंज प्रोडक्ट इनटू डिस्टेंस, यानी कि जो उसके बीच में जो डिस्टेंस है और जो चार्ज है यानी कि जितने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है आपका डाइपोल मोमेंट। इसके जो है अब आगे पढ़ेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। तो ये है आपका द ब्रेकिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन इज कॉल्ड डिसोसिएशन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जब आपका डिसोशिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो आपका कहलाता है डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली 100%, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट लेस देन 100%। जाहिर सी बात है अगर वो
स्ट्रॉन्ग होगा तो 100% डिसोसिएट होगा, और यदि नहीं है तो 100 से कम होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द, जो आपका डिसोसिएट हुआ है और जो आपका पूरा था, यानी ये आप यहाँ पे एग्जांपल H2 का है, लेकिन ये बात हो रही है एक दूसरी इक्वेशन की, यानी कि HA रिवर्सली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ये डिसोसिएट हो गया, उसकी बात हो रही है। तो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है वो आपका H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA। तो द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज यूजुअली रिटन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल अपॉन लीटर। तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज यूज्ड इन फार्मेसी टू मेजर द टेंडेंसी ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट टू डिवाइड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। दिस वैल्यू इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द केमिकल बिहेवियर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। यानी कि फार्मेसी में यूज होता है किसी भी लार्जर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, जो कि डिवाइड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, जो कि छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट में आपका कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डिसोसिएट हो जाता है, उसकी टेंडेंसी को डिटरमाइन करते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिनिटी बिटवीन अ प्रोटीन एंड द लिगैंड इन प्रोटीन लिगैंड बाइंडिंग। यानी कि किसी प्रोटीन की एफिनिटी के बारे में भी ये आपका डिटरमाइन कर सकते हैं। द हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट अ लेस टाइटली बाउंड लिगैंड। यानी कि जो आपका हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो इंडिकेट करता है कि लेस टाइटली बाउंड लिगैंड, लेस टाइटली के बारे में आपको बताता है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द डीप्रोटोनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, यानी कि जैसे डिहाइड्रेशन आपने सुना होगा, वाटर की कमी हो जाती है, वह सेम ही है डीप्रोटोनेशन। यानी कि किसी भी एटम से यदि प्रोटॉन निकलते हैं तो उसके बारे में डिटरमाइन हम डिसोसिएशन कांस्टेंट से कर सकते हैं। ये कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपने सारे टॉपिक्स जो आपके यूनिट 2 के थे वो आपने डिस्कस किए। कोई भी क्वेरी यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, वो आपको दूर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना के बारे में, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।